नमस्कार। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एनसीईआरटी का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। जी हाँ, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्यों इजीएस्ट चैप्टर है? क्योंकि इसमें कुछ गिनती के पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जो मैं आपको बता दूंगा। अगर दो चीजें आपको पता, ये चैप्टर क्लियर है। और हाँ, इसका वेटेज नीट में अच्छा खासा होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता भी चलेगा। तो आपने करना क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग, क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट नंबर 1। तो इसमें हम लोग चैप्टर का प्रीव्यू देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या, इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इंटरफेस तक आज समझेंगे चीजों को। तो रटना बहुत कुछ नहीं है, समझते चलेंगे तो आराम से चीजें होती चलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल साइकिल को। तो सेल साइकिल में बेसिकली दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, इंटरफेज में फिर क्या आता है? G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इवेंट्स होता है वो हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। दूसरा होता है माइटोटिक फेज, जिसमें होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस का, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म रिलेटेड कुछ चीजें हैं। क्या होता है हम लोग समझेंगे उसमें। फिर इसमें आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में कुछ अलग तरीके से होता है, प्लांट में कुछ अलग तरीके से होता है। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो एनिमल में होता है फरो फॉर्मेशन। क्या होता है? फरो फॉर्मेशन। और प्लांट्स में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो एनिमल में होता है फरो फॉर्मेशन, प्लांट में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे क्या होता है। फिर आता है मियोसिस। मियोसिस दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जिसमें मियोसिस 1 में आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर आता है लेप्टोटीन, जैकोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। और याद रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नीट से रिलेटेड। इसमें बहुत अच्छे खासे सवाल आते हैं। फिर आता है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। फिर मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ये जो मियोसिस सेकंड है ये माइटोटिक को बहुत हद तक रिसेंबल करता है। कैसे करता है हम लोग समझेंगे। अगर अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिक्टो ऐसे उतार लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम लोग इसी सीरीज से आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ बातें और हम लोग समझेंगे। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने बोला वन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला पार्ट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल को। तो सबसे पहले आपको यह समझना इंपॉर्टेंट है कि सेल साइकिल होता क्या है। तो अगर आसान भाषा में समझेंगे तो ये एक सीक्वेंस होता है। मतलब सेल में क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिससे सेल सबसे पहले अपने जीनोम को डुप्लीकेट करना, उससे पहले सेल ग्रोथ करा, अपने जीनोम को डुप्लीकेट किया, कुछ और कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज किया, फिर इवेंचुअली दो डॉटर सेल में डिवाइड किया। तो सेल साइकिल में क्या होता है, जो हम लोग समझेंगे इंटरफेस, जो हम लोग समझेंगे एम फेज, ये सारे पार्ट सेल साइकिल के अंदर होता है। दूसरी बात, ये जो सेल डिवीजन होता है ना, ये जो सेल डिवीजन होता है ये सेल साइकिल का ही इंटीग्रल पार्ट होता है। सेल साइकिल का ही इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर हम लोग बहुत ही लेमन टर्म में समझें तो सेल साइकिल में बेसिक आपका क्या होता है? ग्रोथ होता है और डिवीजन होता है। ये एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है? ग्रोथ होता है और डिवीजन होता है। ग्रोथ होता है इन द टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, इन द टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ग्रोथ और डिवीजन यही है सेल साइकिल का मतलब। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रोथ होता है ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम होता है। मतलब अगर हम लोग ह्यूमन सेल में अगर हम लोग बात करें एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करें तो इसमें जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर्स का होता है, मान लीजिए। तो इसमें सेल डिवाइड 1 घंटे का ही होगा बस। अगर हम लोग डिवीजन का समय समझें तो ये मुश्किल से 1 आवर का होने वाला है। ठीक है, 1 आवर का ही होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम टाइम सेल ग्रो करता है, डिवाइड जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम पे होता है। दूसरी बात, एक सवाल आपके दिमाग में और आता होगा कि सेल डिवाइड ही क्यों करता है। देखो होता क्या है, जब मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर सेल ग्रो किया, मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर सेल ग्रो किया तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये होता है डिस्टर्ब। भाई लगातार ग्रो किया तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो हो गया डिस्टर्ब। इसको रीस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड करता है। टू रिस्टोर दी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो सेल डिवाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया सेल डिवीजन क्यों हुआ।
सेल साइकिल क्या है? बेसिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। चलिए हम लोग सेल साइकिल को लिख भी लेते हैं, जो एनसीईआरटी की भाषा में दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनिंग से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो व्हाट इज सेल साइकिल? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which cell duplicates its genome, synthesize other constituent of cell या other constituents and eventually divides into टू डॉटर सेल। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक एक करके जब स्टार्ट करेंगे तो सारा मीनिंग आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेस से। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेस को। तो सबसे पहले इंटरफेस को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इसको कौन सा फेज बोला जाता है? रेस्टिंग फेज। अच्छा, अब इस रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए तो बोला रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज मतलब आराम नहीं कर रहा है सेल ग्रो करेगा, डिवीजन की तैयारी करेगा, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। तो यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल डू नॉट डिवाइड। सेल इधर डिवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, अगर सेल डिवीजन इंटरफेस में आ गया तो गलत हो गया। ठीक, सेल डिवाइड नहीं करता, तब क्या करता है सेल? तो सेल इसमें अगर इंटरफेस में आपके बात करूं और इसमें अगर भी सबसे बेसिक से पढ़े तो सेल इसमें ग्रो करेगा, और ग्रोथ में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा? वो रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन करना, डीएनए डबल करना, डीएनए सिंथेसिस करना, ये इंटरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। कब होता है हम लोग आगे समझेंगे। तो अभी आपको इतनी बातें याद रखनी, क्या कि इंटरफेस के दौरान सेल रेस्टिंग में रहेगा। रेस्ट में मतलब आराम नहीं करेगा, ग्रो करेगा, तैयारी करेगा डिवाइड करने के लिए, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करता है। अब इसके आते हैं तीन इंपॉर्टेंट फेज। ठीक है, मैं पहले एक डायग्राम भी बना दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी में हालांकि दिया हुआ है वो G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है ये चीज। अब देखो, सबसे पहले आता हमारा G1 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप 1 फेज। अब देखो क्या होता है G1 फेज के दौरान, अगर मैं आपको बताऊं, चलो आप मेरे को बताओ, ये प्री माइटोटिक फेज है कि पोस्ट माइटोटिक फेज है? इस डायग्राम को देख के बताओ। ये प्री माइटोटिक, प्री मतलब माइटोसिस से पहले, कि पोस्ट मतलब माइटोसिस के बाद का फेज है? बताओ। तो ये पोस्ट माइटोटिक फेज है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ पोस्ट माइटोटिक फेज। एक बात इसकी। दूसरी बात, इसमें सेल ग्रो करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। यहां पे सेल क्या होगा? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव करेगा, लगातार ग्रो करेगा। बस इतना चीज यहां पे होना है। ठीक है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, पोस्ट माइटोटिक फेज भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें सेल एक्टिव रहेगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। इसके बाद हमारा आता है दूसरा फेज, वो होता है एस फेज को बोलते हैं हम लोग सिंथेसिस फेज। याद रखना कि इंटरफेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट फेज एस फेज होता है। इस फेज के दौरान क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं, तो इस फेज के दौरान डीएनए पर सेल डबल्स, ब्रैकेट में दैट इज replication of DNA occurs। इसके दौरान डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, या डीएनए डबलिंग हो गया, डीएनए सिंथेसिस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, कुछ भी समझो। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो अगर मैं ऊपर लिख देता हूं उसको मिटा के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है एस फेज, तो समझ में आएगा आपको। देखो एस फेज के बारे में समझे हम लोग। मैं बता रहा हूं बहुत ही आसान है, बस समझना है आपको इसमें। देखो क्या है, सबसे पहले कि डीएनए पर सेल डबल्स, फिर क्या बताया था, दैट इज रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑकर।
अच्छा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बोला मैंने कि क्रोमोसोम नंबर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट अफेक्टेड। जैसे क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं सवाल कराऊंगा, इसी लाइनिंग में सवाल आएगा। ठीक है, देखो कैसे। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं कि बिफोर एस फेज, बिफोर एस फेज, आफ्टर एस फेज, अगर डीएनए का नंबर हुआ 2C, एस फेज के पहले अगर डीएनए का नंबर 2C है तो एस फेज के बाद क्या हो जाएगा, वो डीएनए पर सेल डबल। तो अगर 2C है तो यहां से बढ़ के वो 4C हो जाएगा। ठीक। और अगर क्रोमोसोम नंबर के बारे में बताऊं, क्रोमोसोम नंबर के मैं आपको बताऊं, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, बिफोर एस फेज और आफ्टर एस फेज। ठीक है, तो इसमें अगर 2N रहा पहले भी, 2N रहा एस फेज के पहले, तो एस फेज के बाद अब बताओ कितना होगा। ऊपर की लाइनिंग देख लो कि डीएनए पर सेल डबल्स, क्रोमोसोम नंबर इफेक्ट नहीं होता है, दैट इज रिमेन सेम। चलो और आसान कर दिया आपके लिए, रिमेन सेम। अब बताओ क्या होगा क्रोमोसोम नंबर, अगर सेम है तो 2N और एस फेज के बाद भी 2N रहेगा। तो दिमाग में बैठा लेंगे दो बातें एस फेज के दौरान, कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए पर सेल डबल हो जाएगा, एक बात, अगर वो 2C है तो 4C हो जाएगा, और क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट इसके दौरान होता है, वो क्या होता है कि एनिमल्स में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज के दौरान होता है। क्या बोला कि इन एनिमल्स सेंट्रियोल डुप्लीकेशन takes place during S phase। अच्छा, प्लांट्स में नहीं होता क्या ऐसा कुछ? अब बताओ, प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता? अरे प्लांट्स में सेंट्रियोल ही नहीं है तो कहां डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, तो एनिमल्स में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी पर सेल एस फेज में होता है। अच्छा, ये कहां होगा ये बताओ मेरे को। अच्छा, न्यूक्लियस में होगा कि साइटोप्लाज्म में होगा? अगर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर देखोगे, जानते होगे, तब आपको पता है कहां होगा, इन साइटोप्लाज्म। तो आई बात समझ में? तो एस फेज में को क्या याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए पर सेल डबल्स, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बिफोर एस फेज एंड आफ्टर एस फेज, मतलब डजंट इफेक्टेड। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन एनिमल सेल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लांट्स में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है तो डुप्लीकेट करेगा नहीं। ठीक, फिर आता है अगला फेज, वो है G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होगा बताओ मेरे को। तो G2 फेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्री माइटोटिक फेज कर सकते हैं क्या? प्री माइटोटिक फेज भी कर सकते हो इसको, पोस्ट सिंथेसिस फेज भी कर सकते हो। आपको अगर ये डायग्राम आपको याद होगा, देखो सारी चीजें डायग्राम से भी निकल के आ जाती है कभी कभी। G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, G2 हो गया और एम फेज हो गया, मान लो। ठीक है, मान के ना ऐसा होता ही है। तो ये क्या कर सकते हो, इसको क्या पोस्ट सिंथेसिस फेज कर सकते हो, क्योंकि ये एस फेज है। तो अपने हिसाब से लिख लो ना, याद थोड़ी करना है सारी चीजों को। पोस्ट सिंथेसिस फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज, या इसको प्री माइटोटिक फेज भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्री और पोस्ट का मतलब समझोगे तो आराम से चीजें होती जाएंगी। ठीक है, तो इसके दौरान G2 फेज में क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस होता है और कुछ चीजें सिंथेसिस होती हैं जिससे सेल को डिवाइड करने में आराम रहेगा। मतलब अभी भी डिवीजन नहीं हो रहा, याद रखना, ये पार्ट तो है इंटरफेस का ही, सेल डिवाइड नहीं करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस होगा G2 फेज के दौरान। तो सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज। G2 फेज के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सिंथेसिस है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, याद करो माइक्रोट्यूब्यूल में, वो भी सिंथेसाइज जो होता है इसी फेज के दौरान होता है G2 फेज में। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट होता है, वो क्या होता है, हम लोग कहते हैं G0 फेज। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं G0 फेज। बेसिकली इंटरफेज का ये पार्ट तो नहीं कहा जाता है। देखो इसमें G0 फेज में क्या होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करना चाहते, या वो ओकेजनली डिवाइड करेंगे। जैसे कोई अगर उनके रिप्लेसमेंट का सेल है, वो इंजर्ड हो गया, डेड हो गया, तो उसकी जगह वो आ सकते हैं। मतलब
कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे लेकिन वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो उसके दौरान इस फेज में चला। तब जी नॉट फेज को अपन क्विसेंट फेज भी कहते हैं, क्विसेंट फेज भी हम लोग कहते हैं, स्पेलिंग देख लेना इसका। इसके दौरान क्या होता है इस फेज में कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट फर्दर। क्या होता है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट फर्दर। अब इसमें दो सिनेरियो बनता है, या तो वो डिवाइड ही नहीं करेंगे या तो वो ओकेजनली डिवाइड करेंगे। इसलिए तो बोला मैं मेटाबॉलिकली एक्टिव, इस बात का ध्यान देना। ऐसा नहीं होगा कि सेल इसमें घुसते डेड कर रही है, ना ना, डेड नहीं होता, सेल एक्टिव रहेगा लेकिन प्रोलिफरेट या डिवीजन नहीं करेगा। वो या तो एकदम नहीं करेगा या तो ओकेजन आने पे, कुछ ऐसा ओकेजन होगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी डिवाइड करने की तो कर सकता है। एग्जांपल में अगर बात करूं, मैं भी लिख देता हूं कि सेल आइदर डोंट डिवाइड और डिवाइड ओकेजनली। ठीक है, जो जी नॉट फेज वाले में एग्जांपल जो होता है आपका, ये हार्ट सेल हो गया ह्यूमन का, बेसिकली न्यूरॉन्स हो गए, ह्यूमन नर्व सेल, न्यूरॉन लिख रहा है इसको ह्यूमन नर्व सेल लिख लो, और अच्छा और क्या, ह्यूमन नर्व सेल। आपका नर्व सेल, हम लोग का जो नर्व सेल वो डिवाइड थोड़ी करता है, ठीक है। तो जी नॉट फेज या क्विसेंट फेज में जो सेल होगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, या कर भी सकता है, वो ओकेजन है, लेकिन अभी तो डिवाइड नहीं करेगा। तो होता क्या है कि जो सेल होते हैं वो एग्जिट करेंगे फ्रॉम G1 फेज एंड इंटर इनटू जी नॉट फेज। वो G1 फेज को एग्जिट करके फिर जी नॉट, सारे सेल ऐसा नहीं करते, भी याद रखना, सारे सेल नहीं, जिसको डिवाइड नहीं करना उनकी बात हो रही, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा इंटरफेस के बारे में सारी कुछ बातें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोटिक फेज, जो हम लोग इस लेक्चर में नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले इसका देखते हैं समरी, फिर स्टार्ट करेंगे अच्छे क्वेश्चंस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका समरी। बहुत कुछ तो है ही नहीं समरी में, लेकिन ठीक है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के तहत। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने समझा सेल साइकिल होता क्या। तो सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ, आप समझो क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल डुप्लीकेट्स के अपने जीनोम का, एस फेज वाला भी बताया, उसके बाद क्या सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट, जैसे G1 फेज हो गया, G2 फेज हो गया, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, एम फेज के आगे बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आज अभी हम लोग इंटरफेस के बारे में हमारा ज्यादा बात हुआ है, तो इंटरफेस क्या कहे, जिसे कहते थे रेस्टिंग फेज। इसमें सेल बेसिकली क्या करेगा, आप बताओ मेरे को, ग्रो करेगा और रिप्लिकेशन करेगा, या इसी के अंदर कर लो, ग्रो और रिप्लिकेशन करना, दो ही काम है इसका। अच्छा, सेल इंटरफेज में डिवाइड नहीं करता, फिर से सुन लो इस बात को, सेल इंटरफेज में डिवाइड नहीं करेगा, केवल ग्रो करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। इसमें 3 फेज बताया मैंने, G1 फेज, एसओ फेज और G2 फेज। अच्छा, G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, कंस्टिट्यूएंट को सिक्रीट करेगा, लेकिन एसओ फेज जो इंटरफेज का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, उसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस यहां होता है। अच्छा, इसके दौरान क्या बताया कि अगर बिफोर एस फेज अगर डीएनए हमारा हो गया 2C, आफ्टर एस फेज इट विल बिकम 4C, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बिफोर एस फेज एंड आफ्टर एस फेज। क्रोमोसोम नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूं रिमेन्स सेम, ठीक है। अब तक तो आपको याद ही हो गया, दूसरी बार बताओ सारी चीजों को मैं। G2 फेज के दौरान भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेल ग्रो करेगा, तैयारी करेगा, बेसिकली इंटरफेस क्या, तैयारी करना है हमें, ठीक है, तैयारी करना है हमें, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं अगर रियल लाइफ एग्जांपल से, तो नीट का पेपर आदमी साल भर तैयारी करता है, 2 साल तैयारी करता है, लेकिन पेपर कब देता है, एक दिन, मई के फर्स्ट संडे को देते हैं पेपर। तो फर्स्ट संडे को जो पेपर देना हुआ वो सेल डिवीजन मान लो, ठीक है। और जो इतनी तैयारियां कर रहे हो वो क्या हो गया, सेल ग्रोथ का फेज हो गया, मतलब वो इंटरफेस का फेज हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। अब जो मैं बता रहा हूं इससे और इससे एक दो अच्छे क्वेश्चन कराएं, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अमॉन्ग यूकैरियोट्स रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, सबसे इजी है यार, इसमें तो देखना ही नहीं क्या आंसर होगा, एस फेज। इतना तो चिल्ला चिल्ला के बताया कि एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तक हटाओ इसको। ड्यूरिंग G0 फेज, दो स्टेटमेंट है ना, ठीक। पहला स्टेटमेंट है ड्यूरिंग
जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबोलिकली, यहां तक तो ठीक था, ये क्या लिख दिया देखो इनएक्टिव, कहानी गड़बड़ हो गई, एक वर्ड से दिक्कतें आ जाती है, इनएक्टिव। दूसरा क्या लिखा कि द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, ये बताओ सही है गलत है? अरे सही है, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ दो सेंट्रियोल ना, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट किया इसका मतलब सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन की तो बात हो रही है यार, इतना थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज भी है, इंटरफेज भी है, ये तो सही स्टेटमेंट है और ये गलत है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा पहला। बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं। बहुत स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बात खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये था कुछ क्वेश्चन। अब एक अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान नहीं है। During which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is donated at 2C? क्या बोला कि मान लो इनिशियल अमाउंट इसका 2C है डीएनए का, तो फिर आपको किस फेज में वो आपको 4C लेवल पे जगह दिखेगा, ये बस समझो, आप इसको क्रैक करो। 2C से 4C आइडिया लग रहा है। अब ऑप्शन देखो क्या लिखा, एस फेज के दौरान होता है ऐसी बात, ठीक, ये तो हम लोग जानते हैं। G0 एंड G1 ऐसा हो ही नहीं सकता, G1 एंड S ओनली G2 एंड M। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ जनता, जो हड़बड़ाने वाली जनता है, वो मारेगी ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक। अब वो हो जाएगा गलत। पूछो कैसे, ऐसे G1 फेज के दौरान कब डीएनए डुप्लीकेशन हुआ भैया? जो डीएनए डुप्लीकेशन है वो तो एस फेज में होगा, G1 S G2, ये आप सीरीज पढ़ रहे हो भाई, सेल साइकिल का भी ये सीरीज होता है, G1 S G2 M, ऐसे ही होता है। G1 S G2 दो बार सवाल आ चुका है इससे कि बताओ इसका सीक्वेंस ऑफ बताओ कैसे चलता है ये, तो G1 S G2 M ऐसे चलता है, ठीक। तो अगर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, देखो 2C से 4C हो रहा है, एस फेज के दौरान हो रहा है, किस फेज के दौरान हो रहा है, एस फेज के दौरान, तो G1 फेज में कैसे हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहला देखो G1 हट गया, खत्म, G0 G1, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी जो G0 होता है वो G1 से एग्जिट करता है सेल साइकिल को, G1 और ऐसा देखो एस तो ठीक है, लेकिन G1 में कैसे हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हो गया ओनली G2 M, तो आंसर क्या हो जाएगा G2, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा G2। आई बात समझ में? तो इसमें मत घबराना, एक बहुत ही आसान मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन कराते हैं। चलिए तुम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, बहुत ही आसान। क्या है मैच द फॉलोइंग और क्या है? देखो सबसे पहले है एस फेज, तो इधर देखो क्या होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ए का फोर्थ होगा, देखो यही ना होता है डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा G2 फेज, तो G2 फेज क्या है, इनएक्टिव फेज है, नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें, ठीक है। फिर आता है क्विसेंट फेज, इनएक्टिव फेज, और G1 फेज। G1 फेज क्या है, अब देखो आप कंफ्यूज कहाँ होगा, देखना G2 और G1 वाले में, इस वाले ऑप्शन में कंफ्यूज होगा कि ये G2 होगा कि G1 होगा, ठीक है। देखो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अगर ये सब में कंफ्यूजन आता है ना, तो जो मैंने आपको ऐसे सर्कल वाला बताया था, याद करो G1 S G2 और M, ये बताया था ना। अब इसको दिमाग में लगाओ, क्या लिखा, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, मतलब हम लोग कहां चल रहे होंगे, यहां पे होंगे, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ये वाला फेज की बात हो रही। आई बात समझ में? मैं बता रहा हूं, अगर कंफ्यूजन होगा कैसे टैकल करेंगे उसके दौरान, ठीक है। देखो अगर मान लो आपको कहां कंफ्यूजन हो रही है, G2 फेज और G1 फेज में, ऑप्शन गेसिंग मत करो, मैं बता रहा हूं सबसे आसान तरीका, क्या, ये वाला बना लो, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ये तो पता। अब देखो आगे, ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी का लाइनिंग है ये, लेकिन सब कुछ थोड़ी याद कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखो, अब क्या बोला, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये M और S के बीच का फेज हो रहा है, कौन सा फेज होगा, G1 फेज, ठीक है। तो क्या होगा, ये G1 फेज की बात हो रही। भाई साइकिल ऐसे ही चलती है, G1 S G2 चलती है, उल्टा साइकिल नहीं चला देना है, ठीक, साइकिल के हिसाब से काम करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, G1 फेज का थर्ड होगा, ठीक है ना, ये उल्टा मत कर देना, ठीक। तो एस फेज का क्या हो रहा है, फोर्थ, इसमें ए का फोर्थ है, बी का 1 है, सी का सेकेंड है, और डी का क्या है, थर्ड है। देखो क्या होगा, ए का फोर्थ ऑप्शन देखो कौन सा होगा, इसमें तो कोई होगा, ए का फोर्थ, बी का क्या दिख रहा है, फर्स्ट, देखो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, देखिए ए का फोर्थ, बी का 1, सी का सेकेंड ही है, और डी का थर्ड हो गया। समझे बात को?
तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं, और अगर आप क्वेश्चन आगे देखोगे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।